अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज एक गैर मुल्की चैनल से बात करते हुए इमरान खान का इंटरव्यू में कहना था कि क्रिकेट खेलने और मुल्क चलाने में बहुत फ़र्क होता है। जी हाँ जनाब, बहुत ज़्यादा फ़र्क है खान साहब, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का काम है, बहुत बड़े चैलेंज हैं। जहाँ आप एक जाने मईशत का बिदका घोड़ा काबू करने की कोशिश में है, वहीं गवर्नेंस की बेहतरी अपनी जगह खड़ी है कि उसको बेहतर करना है, मसाइल अपनी जगह खड़े हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ डील करना अपनी जगह है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ सियासत के असरार और रमूज़ अपनी जगह हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में तो ये भी होता है कि मुख्तलिफ इदारों के साथ कैसे एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना है, जो कि इंतहाई हसासियत और समझदारी का मुतकाजी है। जी हम देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई नया बहरान इस हुकूमत के लिए खड़ा होता है, कोई नया चैलेंज खड़ा होता है। हाल ही में हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा बहुत बड़े सवालात खड़े कर गया है। ये इस्तीफ़ा लिया गया है या दिया गया है? ये इस्तीफ़ा लेने की वजूहात क्या थी अगर लिया गया है? और क्या अटॉर्नी जनरल की कुर्बानी करके अदलिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? मामला कहाँ से बिगड़ा, कहाँ से बेहतर हो पाएगा, या फिर सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की तरफ जा सकती है? सबसे पहले व्यू पॉइंट में इस हवाले से बात होगी। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की, जिन्होंने अब एक और ख़त लिख दिया। आजकल वो ख़त लिख रहे हैं और इस बार उन्होंने ख़त लिखा है स्पीकर को, और उनका ये कहना है कि अपोजिशन लीडर बहुत गुमशुदा हैं अरसे से, अब उनकी जगह या तो उन्हें वापस बुलाया जाए या फिर उनकी जगह कोई नया अपोजिशन लीडर मुंतखब कर लिया जाए। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, इस पर भी थोड़ी जायज़ा लेंगे। और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान और अमेरिका के अमन मुआहदे के हवाले से, क्या इस बार ये अमन मुआहदा पायदार साबित हो पाएगा नहीं, और पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार होना चाहिए। बहुत कुछ है जी आज के प्रोग्राम में भी एजेंडे पर, और हमारे साथ मौजूद है जैसे कि मैंने बताया इमरान साहब भी और हिलाली साहब भी। इमरान साहब, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। अटॉर्नी जनरल वाला जो मामला है, हमने देखा है ये एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है हुकूमत के लिए। वैसे ये एकदम से हुआ है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। सर, ये इस्तीफ़ा लिया गया है या दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये इस्तीफ़ा लिया गया है या दिया गया है, इस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं आज ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हम हमेशा टॉक शोज़ में और इस तरह के एनालिसिस शोज़ में हमेशा बात करते हैं और हुकूमत को आम तौर पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी इस तरह की होती है। लेकिन आज मैं एक तारीफ़ करना चाहता हूँ हुकूमत की कि इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो असासा प्रोग्राम शुरू किया, तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम है कि जिससे आप, वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को मछली पकड़नी सिखा दी तो उसे पकड़ना सिखा दे, वो उसको पकड़ के बेच के अपने रोज़गार का सिलसिला चला देगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हुकूमत को इस सिलसिले में ये ज़रूर चाहिए कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मुस्तहिक लोगों तक जाए और इसमें उनका इस तरह से फ़ायदा हो कि वो वाकई रोज़गार कर सके। ये ना हो कि जो पहले ही लाखों रुपए कमाते हैं उनको चला जाए और मुस्तहिक को उसका हक ना। वैसे मैंने आज डेट नोट कर लिया, आज आपने खान साहब की तारीफ नहीं, जो काम अच्छा हम हमेशा करते हैं। अच्छा जी, इस्तीफे का कहते हैं कि साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर साहब के इस्तीफे की तरफ, तो हमेशा आप हमारे नाज़रीन को कहती हैं कि आपको वाकफा ने हाल की खबर के लिए आखिर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज मैं शुरू ही कर दूँ वाकफा ने हाल की खबर से। अच्छा। हमारे वाकफा ने हाल ने जो स्टोरी सुनाई है इस अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब के मामले में, वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, जो किसी भी मीडिया ने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं की। अच्छा। हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये इस्तीफ़ा जो है ये भी एक शख्साना है। असल में ये लड़ाई जो है जनाब फ़रोग नसीम साहब वफाकी वज़ीर कानून, जनाब शहजाद अकबर साहब और जो अनवर मंसूर साहब हैं, इन तीनों की लड़ाई थी। उस लड़ाई में ये नतीजा निकला है कि उनको बिलाखिर इसमें इस्तीफ़ा देना पड़ा। असल मामला ये हुआ था कि जब ये हुकूमत बनी, आपको याद होगा कि उस वक्त अनवर मंसूर साहब को इसलिए बनाया गया था कि जनाब हमारे फ़रोग नसीम साहब उस वक्त चाहते थे कराची के एक कानूनदान है आबिद ज़ुबैरी साहब, उनको बनवाना। लेकिन जो PTI कराची ग्रुप है, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि अनवर मंसूर साहब क्योंकि PTI के मुख्तलिफ केसेस में PTI के वकील भी हैं और वो मामलात को भी समझते, इसलिए हमें आसानी रहेगी अगर हम उनको बना देंगे। इमरान खान ने PTI कराची ग्रुप की बात मान ली और आबिद ज़ुबैरी साहब की जगह अनवर मंसूर साहब का इंतखाब किया गया। उसके बाद से ये तीनों में रिफ्ट चलती रही। अब जब मामला इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो फिर बिलाखिर
क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी बातें भी की गई जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर उनको जब हटाया गया, उनसे इस्तीफा मांगा गया, तो उनके इस्तीफे के बाद ये हुआ कि अब अगला कूड़ा किसके नाम निकाला जाए। तो वाकफान हाल के मुताबिक जब अली जफ़र साहब ने वज़ीर आज़म के राब्ता करने पे इनकार कर दिया, तो वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि आप फिर कोई हमें नाम सजेस्ट कर दें। तो आपको ये बता दूं कि अब जो खालिद जावेद साहब जिनको अटॉर्नी जनरल बनाया गया, असल में ये अली जफ़र साहब की रिकमेंडेशन पे बनाया गया। अच्छा, अली जफ़र साहब ने इनका नाम रिकमेंड किया था कि आप इन्हें बना दें। ये वही साहब हैं जो 2018 में निगरान हुकूमत के दौर में भी हमारे अटॉर्नी जनरल रहे हैं। उस वक्त इन्हें कराची ग्रुप के कहने पे हटा के अनवर मंसूर साहब को बना दिया गया था, लेकिन अब दोबारा उन्हें बना दिया गया और उनके बारे में कहा यह जाता है कि ये खालिद जावेद साहब जो बड़े मामला फहम और समझदार आदमी है, और जस्टिस फाइज ईसा केस के हवाले से जो मुश्किलात का सामना है उसमें भी ये अपना ऐसा किरदार अदा करेंगे कि जिसमें कोई बेहतरी हो। और ये भी हो सकता है, आप नोट कर लें कि ये भी हो सकता है कि काजी फाइज ईसा का रेफनवाने वालों से भी इस्तीफे तलब कर लिए जाएं। ओहो, ये तो आखिर में आपने बड़ी खबर दे दी। ये मेरा आखिरी सवाल था, आपने शुरू में इसका जवाब दे दिया। बहरहाल मैं हिलाली साहब को यहाँ ज़रूर शामिल करती हूँ। हिलाली साहब, ये मुझे बता दीजिए सर कि आपके ख्याल से अटॉर्नी जनरल का इस्तीफा, चाहे उन्होंने खुद दिया हो चाहे उनसे लिया गया हो, मेरिट पर है? आप समझते हैं कि वो हुकूमत का जो एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको उनके मुख्तलिफ केसेस में अगर हम बात कर लें तो वो उसे डिफेंड करने में कामयाब नहीं हो सके उस तरह से, वो जो काम उनका था वो नहीं सही से कर पाए? कमाल है। अगर इमरान याकूब ने जो बात कहा है सही है, और उन लोगों को जो इस वक्त जजेस हैं बकौल, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है जो इमरान ने अभी कहा है कि वो लोग जो शरीक हैं इस केस में, जजेस जो शरीक हैं, तो आप समझ रही हैं कि हुआ क्या है। एक कोर्ट में 3 टॉप ऑफिसर्स इस मुल्क के बैठ के उसी कोर्ट के खिलाफ उन्होंने उंगली उठाई है। आई मीन the whole government has been pitched against the entire judiciary. आप समझ रही हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है? आप समझ रही हैं ये कितना आम बात है? लेकिन वो तो नहीं मान रहे ना हिलाली साहब, गवर्नमेंट तो कह रही है तो हम ला ताल्लुकी का इजहार करें, वो कह रहे हैं हमारा नहीं है मौक़िफ़, ये उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट था। 2 दिन वो बैठे रहे जब ये स्टेटमेंट दिया जा रहा था। अकबर और फ़र्रुख नसीम बैठे हुए थे कोर्ट पे, 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उस वक्त क्यों नहीं जाके फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा? कमाल है। और एक और चीज मैं बता दूं, कौन है द टॉप लॉ ऑफिसर इस मुल्क का? लॉ मिनिस्टर है द टॉप लॉ ऑफिसर इस मुल्क का। 3 केसेस में आपको बताता हूं। COS एक्सटेंशन केस, जिसमें एक जोक बन गए, हम एक जोक बन गए। एक्सटेंशन है, रीअपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट को जाना था, खुद प्राइम मिनिस्टर 2 हाथ से लिख के भेज रहा है, जोक। दूसरी बात, सोशल मीडिया में कमाल है, एक पूरा कानून तैयार कर दिया विदाउट कंसल्टेशन, और अब कह रहे हैं हाँ अब हम दूसरे लोगों को कंसल्ट करेंगे। हम लोग मीडिया पे जाके कहने लगे तुम्हें पता है कि बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको नुकसान होगा, और फिर कह रहे हैं हाँ लोगों को कंसल्ट करना चाहिए। और अब जो सर्वेलेंस केस ये जो अभी हुआ है जी भाई, ये कैसे हो सकता है कि अगर टॉप ऑफिसर इस मुल्क का, टॉप लॉ ऑफिसर कोर्ट में बैठा हुआ है और कह रहे हैं कुछ नहीं पता है, और एक आदमी को आप कहते हैं ये तुम्हारा आइडिया है। एक और चीज आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं जी, एक जज साहब थे जिन्होंने कहा कि मुशर्रफ की लाश को टांगना चाहिए, आपको याद होगा, सेठ वकार जी। यही 3 अफसर, यही 3 लोग जो इस वक्त कोर्ट में बैठे हुए थे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस जज साहब को कहा वो दीवाना है, लफ्ज इस्तेमाल किया, he is mad in a press conference। आप और मैं बैठे रहें,
कि हम अभी एक नोटिस आएगा कि इनके खिलाफ रेफरेंस हो रहा है, मैड ऐलान भी किया था वो जज को निकालने के लिए भेजेंगे, लेकिन फिर कुछ हुआ? नहीं कुछ हुआ फिर व्हाट इज दिस यार, व्हाट आर वी गोइंग कमिंग टू? तौबा। अच्छा जी, अच्छी चार्जशीट हिलाली साहब ने तो कर दी है कि जी आपकी पूरी कानूनी टीम फारिग है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पर्टिकुलर मामले में आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो अदलिया के साथ कुछ कशीदगी के ताल्लुकात मुस्तकिल चले आ रहे थे और ये उसका एक एंड पॉइंट निकला है कि जी अटॉर्नी जनरल साहब का पता नहीं कोई कुर्बानी का बकरा उन्हें बनाया गया है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं असल में अभी ये टेंशन चलेगी इनकी अदलिया के साथ? देखिए, ये जो मामला हुआ है ना, तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए ना ये कहा है कि भी बिल्कुल हमने इस चीज़ में नहीं पड़ना और अदलिया से मुहाजराई नहीं चाहते। वो इस वक्त इमरान खान साहब की अगर आप हालत देखें तो वज़ीर आज़म इस मोड में है जब वो किसी से भी मुहाजराई नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा कि जी आप इनसे इस्तीफ़ा लें और उनको कहा गया कि आप इतने बजे तक रिज़ाइन कर दें, अदरवाइज़ आपको हम बरतरफ कर देंगे। ये मैसेज दे के बाकायदा उनसे इस्तीफा लिया गया। तो वजीर आजम यही चाहते हैं कि इस वक्त उन्होंने रिजाइन कर लिया था। इमरान साहब उसने रिजाइन कर लिया था, इनका रेजिग्नेशन का डिमांड उसके बाद आया। नहीं, ये बकौल उसके सर उन्होंने उस वक्त रिजाइन किया जब उन्हें ये पता चल गया कि ये फैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस में कर लिया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस के इंतहाई करीबी ज़राए के मुताबिक जिस वक्त ये मामला हुआ उसी वक्त ये फैसला कर लिया गया इमरान खान की तरफ से कि इनसे फौरी तौर पे रिज़ाइन लिया जाए। और ये पहला काम ऐसा था जिस पे इमरान खान ने किसी दूसरे से मशवरा करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। अच्छा। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बहुत एक ऐसा मुतनाज़े काम हो गया जिसपे मुझे फौरी तौर पे एक्शन लेना। एक सेकंड, मुझे हिलाली साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है तो उन्होंने खुद इस्तीफा क्यों दिया है? सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के कहने पर आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा रीजन हो सकता है कि उसकी वजह से एक लॉ ऑफिसर अपना इस्तीफा इस तरह से दे देगा? देखिए, इमरान याकूब कह रहे हैं और उनको पता होगा इसलिए कि उनका एक्यूरेट होता है इंफॉर्मेशन, कि जैसे मुझे नहीं पता कैसे पता है, मगर जैसे इमरान खान को पता चला तो उसने डिमांड किया रेजिग्नेशन। कुछ और लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वो सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कुछ और लोग कह रहे हैं कि उसने तो फौरन रिज़ाइन करके और निकल गया और उसने ठहरा नहीं किसी के लिए, और उसके बाद ये उसको शायद पता चला या बताया गया या फैसला हुआ। एनीवे, मैं नहीं कहता आई एम राइट, आई मीन मुझे नहीं पता क्या हुआ। वही बात कर रहे हैं ना कि उन्हें जब पता चल गया, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। तो फिर मतलब इस्तीफा लिया गया। सुन ले हिलाली साहब, इसमें दूसरा भी पहलू है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से उनसे पहले भी ये मुतालबा किया गया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त तो उनका मुतालबा नहीं माना था। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने खुद कहा अपने बयान में कि जी मैंने तो, उन्होंने क्योंकि ये मुतालबा किया था इसलिए मैंने रिजाइन किया, तो आप देखें कि उसमें इतना गैप था उस टाइम में कि उनको वो मैसेज कन्वे हो चुका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने एक बात तो हुकूमत की आर्गुमेंट के आप साथ जा रहे हैं कि इस्तीफा लिया गया, अब दूसरे आर्गुमेंट के भी आप साथ हैं कि जो उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट जजेस, जो कमेंट्स थे उनके अगेंस्ट जजेस, जो एलिगेशंस थे, वो भी हुकूमत के इमा पर नहीं थे, वो उनके पर्सनल कमेंट्स थे। कौन सही लग रहा है, कौन सही? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सही है, क्योंकि अनवर मंसूर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन सब को पता था और इनसे बाहमी मशवरे के बाद ये बयान मेरी तरफ से दिया गया था। अब अनवर मंसूर साहब भी इतने सीनियर कानूनदान हैं कि उनके बारे में ये यकदम कहा नहीं जा सकता कि वो यकसर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अब हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी हमें बिल्कुल नहीं, ये इनकी ज़ाती राय है, लेकिन आम मुशाहिदा ये है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की जो बातें की जाती हैं आम तौर पे वो फेस सेविंग होती हैं और बाद में वो झूठ साबित होती हैं। इसका भी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और भी लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि अनवर मंसूर साहब, जैसे आपने खुद कहा, इतने सीनियर ज़ाहिर है वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, अगर हुकूमत उनसे ये कह रही थी या उनको ये ब्रीफ किया गया या ये बात उनके सामने हुई कि जी जजेस ये कर रहे हैं या जजेस के अगेंस्ट ये एलिगेशंस हैं, तो उन्होंने भी खड़े होकर जजेस के सामने वो बात कर दी। यानी उन्हें वो आइडिया नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं और किसके सामने कर रहे हैं। अब इसमें देखें ना कि हो सकता है हुकूमत को उन्होंने ही कायल किया हो कि हमें ये मौक़िफ़ अपनाना चाहिए,
ये तो अब जब चीज़ें सामने आएंगी तो चीज़ों का पता चलेगा, लेकिन उन्हें इस बात का तो जरूर इल्म होना चाहिए था और अंदाजा भी होना चाहिए था कि अगर वो जो कुछ कहने जा रहे हैं, हाँ जी, उसके नतीजे क्या निकलेंगे। और जाहिर सी बात है जजेस के आप ऊपर ये बात करेंगे तो वो तो कहेंगे कि लाएं आप एविडेंस। लाली साहब, लेकिन जो बिल्कुल आप अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दीजिए, और जो ओवरऑल हम हुकूमत का रवैया देखें, थोड़ी सी शिकवे शिकायत तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किए ही थे ना अदलिया से, जब नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने देने की बात हुई थी। फिर स्टेट वकार के मामले पर जैसे आपने खुद मेंशन किया बड़ा राइटली कि बड़े सख्त अल्फाज भी सामने आए सुनने में। तो फिर एक हो सकता है कि कहीं माइंडसेट तो हो हुकूमत का इस टाइप का और उसी बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल ने ये बात की हो। बिल्कुल, ये तो मुझे पता नहीं पूरे हुकूमत का है कि नहीं, मगर इन 3 लोग जो इन्वॉल्व्ड हैं, मैं तो हैरान हूँ कि एक आदमी, आप समझते हैं कि एक आदमी जाके जजेस को, द एंटायर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, भाई 10 सिटिंग जजेस थे उधर, कितने बाकी रह गए, उनको मुंह पे कहेगा, इंसल्ट करेगा, और पूरे गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो साथ बैठे हुए, और दूसरों को तो कुछ पता ही नहीं होगा। माने आई मीन, और कौन, मंसूर, एक वेरी सीनियर लॉयर जिसको सबसे ज्यादा पता हो है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है, बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है, नहीं तो इट कुड हैव बीन वेरी सीरियस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, 2 इसमें मजीद पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के। इमरान साहब, मैं जल्दी जल्दी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी तक जितने केसेस में हम देख रहे हैं कि हुकूमत और जुडिशरी में कुछ थोड़ी सी अगर अनबन नज़र आ रही है या कोई थोड़ी सदमेरी सी आ रही है, वो एक स्पेसिफिक उसमें कॉन्टेक्स्ट में हमें नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि असल में मसला हुकूमत और जुडिशरी का नहीं है, बल्कि हुकूमत शायद किसी और की कोई प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, शायद कहीं कोई और आपस में 2 इदारों का आपस में मसला है जिसमें हुकूमत बीच में रगड़ा खा रही है? समीना, अगर मैं आपकी इस कंट्रोवर्सी को सही भी मान लूँ तो आप ये देखें, हुकूमत का बुनियादी काम क्या होता है। हुकूमत का बुनियादी काम ये होता है कि वो उसका किरदार एक माँ का सा है। अगर कोई 2 इदारों में कोई गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उन गलत फहमियों को दूर करे। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस दफ़ा इमरान खान ने ये जो फौरी प्रम्प्ट एक्शन लिया है, चाहे उसमें कसूर अनवर मंसूर साहब का जितना भी है, लेकिन वहाँ पे तो क्योंकि वो बोले फेस तो वही थे, फेस वो थे, इसलिए जो फौरी तौर पे ये एक्शन लिया गया है ये अच्छा है। और इससे मैं समझता हूँ कि हुकूमत ज़्यादा सुबकी से बच गई है, लेकिन इसको आप इतना सादा ना समझे, इसके अभी बड़ी दूर रस नताइज होंगे और हुकूमत को इस मसले पे हो सकता है कि मजीद सुबकी उठानी पड़े। लास्टली हिलाली साहब, आपकी क्या ओपिनियन है जो जस्टिस साहब के अगेंस्ट रेफरेंस है काजी फायज ईसा के अगेंस्ट, इसका क्या हो सकता है? आपको लग रहा है कि ये सारी कंट्रोवर्सी से इसमें ऑलरेडी हुकूमत का मौक़िफ़ अब कमज़ोर पड़ गया है इस रेफरेंस में? देखिए, आपका उस सवाल का जो जवाब, जो आखिरी सवाल आपने इमरान से पूछा था, अच्छा, मेरा ये है कि किसी ने, ख़ास तौर वो क्वार्टर्स ने जो ये जिससे एसोसिएटेड है ये केस, किसी ने नहीं समझा कि जजेस का रिएक्शन इतना स्ट्रांग होगा। और जब उन्होंने देखा कि ये इस किस्म का रिएक्शन है, वो सब भाग गए हैं और अटॉर्नी जनरल को अकेला छोड़ दिया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक मिस कैलकुलेशन था और आप जद में आ गए अनवर मंसूर साहब। ठीक ठीक देख रहे हैं। ठीक, काजी फायज ईसा का रेफरेंस मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इज़्ज़त माब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में उनके चीफ जस्टिस होते हुए कानून की बालादस्ती और अदलिया की इज्जत के लिए किसी किस्म का कुछ समझौता किया जाएगा तो वो किसी भूल में ना रहे। ठीक, जस्टिस साहब जो है ना इस बात को बहुत रेफरेंस का वन लाइनर आंसर देते हैं, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। जी, काजी फायज ईसा के अगेंस्ट जो रेफरेंस है उसको आपको लगता है आगे चलकर हुकूमत को जुडिशरी साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए कहीं ना कहीं वो कहीं वापस लेना पड़ जाए या को वीक पड़ गया ऑलरेडी? कुछ इस पे कमेंट करें। जो चीजें हो गई उससे वीक तो वो पड़ गया और मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत को वापस लेना पड़ जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हुकूमत चंद दिनों के बाद ऐलान कर दे कि हमने तो वो रेफरेंस ही वापस ले लिया। ठीक हो गया। चले जनाब, ये इमरान साहब की बड़ा देखते हैं कि ये कितनी सही साबित होती है या नहीं। इसी पॉइंट पर नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे तलाश गुमशुदा की, जो कि फवाद चौधरी साहब को बड़ी फिक्र है। बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि जी हमारे ऑपोजिशन लीडर खो गए, मिल नहीं रहे हैं।
तो जी उसकी जगह क्या कोई नया ऑपोजिशन लीडर आना चाहिए या नहीं, बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और आपको याद है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तिब्बी ज़मानत पर इस वक्त बैरून मुल्क हैं और उनकी ज़मानत जिस ज़मानती ने दी थी यानी शहबाज शरीफ साहब वो भी साथ ही मौजूद हैं। अब वो जो ज़मानत का टाइम था वो भी निकल गया, लेकिन ना तो ज़मानती आया और ना ही ज़मानत देने वाला आया, जामिन आया। अब सूरत हाल ये है कि जी ऑपोजिशन लीडर भी हैं शहबाज शरीफ साहब और फवाद चौधरी साहब जो कि बड़े हमारे दबंग वज़ीर हैं, उन्हें बड़ी फ़िक्र खाई जा रही है कि क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, आके हुकूमती मामलात और जो कानून साजी के मामलात हैं उसमें कोई उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है उनके अवाम की। तो ये उनका ख्याल से बड़ा गलत हो रहा है और उनका ये कहना है कि या तो उनसे पूछा जाए कि वो कब आएंगे और या फिर नया ऑपोजिशन लीडर मुंतखब किया जाए। ये स्पेशली उन्होंने ना सिर्फ ये कि कोई मीडिया पे बयान दिया बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर स्पीकर साहब को ख़त भी लिख दिया इस सिलसिले में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जी वाकई क्या अगर ऑपोजिशन लीडर इतनी देर गैर हाजिर रहे असम्बली से तो नया ऑपोजिशन लीडर आ जाना चाहिए। और इस हवाले से अभी क्या खबरें हैं कि कब तक शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, तो यही ज़रा जानते हैं इमरान साहब से भी। इमरान साहब, शहबाज शरीफ साहब तो सेहतमंद है ना, वो क्यों नहीं आ रहे? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब मरियम नवाज अभी गई नहीं वहाँ, और शरीफ फैमिली, शरीफ ख़ानदान के ज़राए के मुताबिक जिस तरह से वो कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी सीरियस है, बड़ी ख़राब है और सर्जरी होने जा रही है, तो उनका ख्याल है कि अगर मरियम जितनी देर तक नहीं जाती उतनी देर तक कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब को वहाँ होना चाहिए। ये वो मंतक है जो वो पेश करते हैं। अब आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब के ख़त की तरफ। फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, इस हद तक तो मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अपोजिशन लीडर का रोल बहुत ही अहम होता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, कानून साजी में भी और पूरा बिजनेस चलाने में भी कौमी असम्बली में। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो बिलावल भुट्टो ने कहा है उसी तरह से हुकूमत, अगर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है तो उनके जवाब में जो ट्वीट किया है तलाल चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब पहले वज़ीर आज़म साहब को तो ले आए, वज़ीर आज़म का किरदार जो है वो तो अपोजिशन लीडर से भी ज़्यादा अहम होता है। ये वही इमरान खान साहब हैं जो आके असम्बलियों में बतौर अपोजिशन लीडर ये कहा करते थे कि जनाब ये मुगल बादशाह हैं, ये शहंशाह हैं, ये आते ही नहीं, ये असम्बली में नहीं आते, ये अपने वुज़रा से पार्लियामान को अहमियत नहीं देते, पार्लियामान को अहमियत नहीं देते, और उसके अलावा ये तो अपने MNS को लिफ्ट नहीं कराते। तो जनाब आपकी सूरत हाल क्या है, आप अपना भी देख लें कि आप असम्बली को कितना वक्त देते हैं। लेकिन वैसे ये तो हमने एक ट्रेडिशन ही देखी है, सिवाय मेरे ख्याल यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऑलमोस्ट जितने भी हमारे वुज़राए आज़म आए हैं कम ही रौनक अफजाई करते हैं आके असम्बली की, चाहे नवाज शरीफ साहब भी हों। क्यों इमरान साहब? पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामान को इज्जत दी है और उन्होंने हमेशा इस पे इस पे कंसर्न अपना शो किया है। बाकी आप देख लें, वज़ीर आज़म इमरान खान हों, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, उनकी तरफ से असम्बली को इतनी ज़्यादा लिफ्ट करवाई नहीं जाती, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। अब मैं दोबारा फवाद चौधरी साहब के ख़त की तरफ आना चाहूँगा। वो आपने गुलाम अली साहब की गज़ल है ना सुनी होगी कि तुम्हारे ख़त में वो न्यायिक सलाम किसका था। तो मैं फवाद चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसके सलाम पे ये ख़त लिखा है, क्योंकि ये भी एक ये तो मैंने आपसे पूछना था, ये कौन सा नया नाम है जिसको बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं पहले हिलाली साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि उनका इस पर क्या टेक है। हिलाली साहब, ऑपोजिशन लीडर को तो बड़ा जाहिर है कि अहम किरदार सौंपा गया है पार्लिमानी तर्ज सियासत में, तो सर ये शहबाज शरीफ साहब आ नहीं रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि फिर अगर नहीं उन्हें इंटरेस्ट है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तो फिर यहाँ पर कोई नया ऑपोजिशन लीडर मुंतखब करा लिया जाए? क्या गलत कहा फवाद चौधरी ने? पहले तो बात मुझे इसका जवाब दें, क्या इमरान खान ने स्टैम्प पेपर पे साइन करके गया था कि मैं 8 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा? इमरान क्या उसने साइन करके कहा था किसी को कि 8 ऑफिसर शहबाज शरीफ हफ्ते में मैं पार्लियामेंट में हूँगा? गारंटी किया शहबाज शरीफ ने ये दे के गया था ना। ये क्या नवाज इमरान खान ने दिया है? ये जो कहता है ये बिलावल, ये तो आई मीन यू नो इट्स बिकम पॉइंटलेस। वो तो एनीथिंग, अगर वो कोई कहेगा द राउंड इज, अगर इमरान कहें द वर्ल्ड इज राउंड, वो कहेगा इसको क्या पता है इट इज़ फ्लैट। देखिए बात असल सीधी ये है, इस किस्म के बयानात पे हमें कोई तवज्जो देना ही नहीं है, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं आया। हम जानना चाहते हैं, हम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जानना चाहते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक प्रॉमिस दे के गया था और वो प्रॉमिस को नहीं रखा। अब प्लीज़ गवर्नमेंट आप अपना वर्जन दें और
पार्टी को अपना वर्जन देना चाहिए। अगर एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होता और एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस होते तो ये अवाम को बताते अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये तो कोई किया ही नहीं है। दूसरी बात, सबको पता है, जैसे इमरान ने अभी कहा है कि सर्जरी जो होगा नवाज शरीफ पे, ये एक रिस्की सर्जरी है और ये रिस्की सर्जरी है, मार्च में होगा। और मेरे ख्याल में अगर एक भाई इज़ ऑलरेडी आउट, वो नहीं आना चाहेगा बिफोर द सर्जरी इज़ ओवर, तो वो ठहरेगा उधर। वो मरियम आए नहीं आए, अगर शायद मेरे ख्याल में वो फिर भी ठहरेगा अगर वो आ भी गई तो मेरे ख्याल में, हालांकि देयर वाज नो रीज़न टू गिव अ प्रॉमिस, मगर अगर कोर्ट से इजाज़त ले ले और वो एक्सटेंड कर ले फॉर वट एवर रीजन्स, तो वो कुछ बात बनती है। उसने ना उसकी कोशिश की है, ना हमें पता है कोर्ट क्या कहेगा, ना किसी ने इनिशिएटिव दिया। इस मामले बड़ा सही कह रहे हैं लाली साहब, इस मामले में बिल्कुल एक खामोशी सी है, किसी को कोई यानी फिक्र ही नहीं है इस बात की कि कोई बंदा स्टैम्प पेपर के कुछ लिख के गया था, उसका टाइम पूरा हो गया, ओवर हो गया टाइम, आ क्यों नहीं रहा। समीना, उसमें आपको याद होगा हम उस वक्त भी ये कहते थे, समीना बात उस वक्त भी हम ये कहते थे कि ये नवाज शरीफ साहब जो जा रहे हैं तो वहां से मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी और चीजें एक्सटेंड होती जाएंगी, वो नहीं आएंगे। हाँ जी। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जैसे लाली साहब ने कहा कि अभी उनकी बड़ी रिस्की सर्जरी होने वाली है, तो आप क्या समझती हैं वो वहां से छोड़ दे तो वापस आ जाए? उन्होंने तो नहीं था ना, हमें सबको पता था कि वो इलाज मुकम्मल करवा के फिर आएंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी, शहबाज शरीफ ने इस बात की गारंटी नहीं थी दी कि वो भी 8 हफ्ते में जरूर वापस आएंगे। उन्होंने ये साइन करके ये नहीं था कहा कि मैं आऊंगा। अब बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि वो आई ना, उनको आना चाहिए। अगर वो अपोजिशन लीडर है तो उन्हें आके यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करना चाहिए। एक चीज मैं थोड़ी सी जरूर इसमें ऐड अप कर दूं, जो आप लोग बात कर रहे हैं वो सही है, सीरियस सर्जरी है, फैमिली मेंबर्स पास होते हैं, हम जाहिर है सब फैमिली रखते हैं तो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन सर अगेन वही बात है कि जहां पब्लिक के इतने लार्जर इंटरेस्ट की बात है, वहां पर अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है, आप वहीं रहना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी पोस्ट खाली कर देना। अगर मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि मुझे उसमें बहुत लंबा टाइम चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगी ना कि भाई आप कोई रिप्लेसमेंट रख लें, एंकर कोई जो आपका शो कर दे। इस पे शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप क्यों ऐसे बातें कहती हैं? आप समझते हैं बिलावल भुट्टो अगर कहते मैं चेयरमैन नहीं रहना चाहता हूं, 10,000 लोग उसके मकान के बाहर आके कहेंगे नहीं यू है, आपको ठहरना है। ये टोटल फैमिली आउटिंग है भाई। और वैसे भी हिलाली साहब, शहबाज शरीफ का कहना इस सिलसिले में ये है कि वो ये समझते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, क्योंकि अगर वो यहाँ ना होते तो उससे खर्च हो सकता था, इसलिए उन्होंने वो ओहदा छोड़ दिया। यही वो समझते हैं कि इससे नहीं इतना फर्क पड़ता, इसलिए और कानून क्योंकि इस बात में खामोश है। कानून वैसे कहता है कि 40 दिन तक बगैर लीव अगर कोई मेंबर जो है वो असेंबली का सेशन नहीं अटेंड करता है, उससे आउट रहता है असेंबली से, तो कानून ये कहता है कि फिर जो स्पीकर है वो उसकी नशिस्त के हवाले से कोई फरमान जारी कर सकता है, उसको वैकेंट भी करार दे सकता है, उस पर मेंबर्स की राय भी ले सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऑपोजिशन लीडर ने इस पर एतमाद लेकिन समीना पूछना ये था कि चौधरी निसार साहब कितने अरसे से, मगर ये पीटीआई खुश है, पीटीआई खुश है, सही कह रहा है, हमने सुन। अच्छा मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। मुझे पीटीआई खुश है, पीटीआई इसलिए मैं ब्रेक लेके आती हूँ वापस, इसलिए खुश। हिलाली साहब मैं आती हूँ ब्रेक लेके, छोटा सा वापस आप कमेंट जरूर पूरा कीजिएगा ना। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हिलाली साहब मैं डायरेक्ट आपकी तरफ ही आऊंगी, आप बात कर रहे थे, सॉरी मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। जी सर। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि इस किस्म के जो टैक्टिक्स हैं, ये अंपायर और पब्लिक दोनों जो हैं वो अब उनका पेशेंस जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। मगर एक लिहाज से पीटीआई को थोड़ा सा और वक्त मिल रहा है कि भाई अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, जैसे कहते हैं पुल योर सॉक्स अप। और तो अब ये नवाज इज़ ऑन द बैक फुट, PMLN इज़ ऑन द बैक फुट, और ये है मौका आपको कि आप अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें, पब्लिक की कॉन्फिडेंस गेन करें, और ये डिले जो हो रहा है इसके ख़िलाफ़ ख़त ना लिखें
इसके एक लिहाज से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मगर पता नहीं फवाद चौधरी, मेरा ख्याल है सर, वैसे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मेरा ख्याल ये है लाली साहब कि उन्होंने ऐसी सियासी शरारत करने के लिए किया है, वो कौन सा कोई इतने सीरियस है उनसे मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब से, क्या ख्याल है? जी हाँ, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। इमरान साहब कब आ रहे हैं वैसे? वाकफा ने हाल क्या कहते हैं आपके, कब आएंगे शहबाज शरीफ साहब वापस? क्योंकि पहले तो हमने उन्हीं के PMLN के मुख्तलिफ रहनुमाओं को ये कहते सुना है कि आ जाएंगे फरवरी के एंड में, मार्च में। अब तो तहरीकें भी शुरू होनी है। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनको प्रॉपर इशारा ना मिले। शहबाज शरीफ साहब उसी वक्त आएंगे जब उनको नज़र आएगा कि यहाँ पे अब गेम बन रही है, उनके लिए आसानियाँ हैं, वो यहाँ गेम चेंजर के तौर पे काम कर सकते हैं, अंपायर उनकी तरफ मोहब्बत से देख रहा है, बल्कि मोहब्बत से उनका इंतज़ार कर रहा है, और अब वो कोई सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे, उस वक्त आएंगे। अब ये काम कितनी देर में होता है, ये दिनों में होता है, हफ्तों में होता है, महीनों में होता है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस बजट तक तो कम से कम इस तरह के मुझे हालात नजर नहीं आते। बजट तक? हाँ जी, उसके बड़ा लंबा टाइम दे रहे हैं। नहीं, इसलिए मार्च में तो तहरीकें चलनी है। सुन लेना, उसकी वजह यह है कि जो माशी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, उसमें ऐसा कोई भी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी, वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस मुल्क को आके इस मुआशी बुरान से फौरी निकाल सके। अब वो भी क्या हम कौन सा कह रहे हैं वो आएंगे तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? मैं तो ये बात कर रही हूँ कि अब तो मूवमेंट चल रही है ना। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे कि जब वो देखेंगे कि हालात साजगार हैं तो उस वक्त वो आ जाएंगे। जी लाली साहब, देखिए, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि शहबाज शरीफ निकल सकता था मुल्क से, इसलिए इमरान खान तो उसको जाने ही नहीं देता, इसलिए कि उसके ख़िलाफ़ बड़े केसेस हैं और केसेस आने हैं, और बड़ा आसान था गवर्नमेंट को कि कहना कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं। मगर अंपायर का जब सिग्नल आ गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये सही कह रहा है इमरान, अब अंपायर जो हैं जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आ जाएगा, जब ऐसा कुछ होने वाला है। इस वक्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो वो उधर ही रहेगा। सही कह। अच्छा, लेकिन यहाँ ऑपोजिशन लीडर के लिए कोई नाम कंसिडर हो रहा है? जो आप कह रहे थे कुछ सलाम है कोई खातों में, कोई ऑपोजिशन लीडर, और वैसे ये सारी ऑपोजिशन मुत्तफिक हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर कोई नया नहीं आ रहा, ना कोई नाम डिस्कस हो रहा है। ये ऑपोजिशन लीडर जो है मियाँ शहबाज शरीफ ही रहेंगे, और मुस्लिम लीग नून वैसे भी इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, तो वो कभी भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे। ना ही शरीफ फैमिली इस बात को चाहेगी कि अपोजिशन लीडर उनकी जगह कोई और बन जाए। इसलिए मैं नहीं समझता कि अपोजिशन लीडर को दूसरा आए या इवन इस पे डिस्कशन ही हो। हिलाली साहब, आपका क्या टेक है इस पर? अपोजिशन लीडर चेंज हो सकता है? बिलावल को क्यों नहीं बना देते वैसे? क्या ख्याल है? आजकल तो वही ऑपोजिशन कर रहे हैं और तो कोई कर भी नहीं रहा। PMLN का लीडर, हाँ, बिलावल को भी बना दें। नहीं, वैसे ऑपोजिशन तो वही करते नजर आ रहे हैं। लीडरशिप भी ले लेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली। नहीं, देखिए ना, मरियम खामोश, नवाज शरीफ खामोश, शहबाज शरीफ खामोश, तो बोल कौन रहा है? सिर्फ बिलावल के नाजुक कंधों पे सारी जिम्मेदारी है कि आपको इस वक्त बिलावल को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम वो अपनी पार्टी को इस तरह से जिंदा रखे हुए हैं। देखिए, पंजाब में मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 4 दफा तो बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग की जा चुकी है। अब पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है वो चाहते ये हैं कि वो पंजाब में अपनी पार्टी को बेहतर करें। इसीलिए वो आप देखें सबसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, जर्नलिस्टों से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि जब तक वो सिंध को एक मॉडल सूबा नहीं बनाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस साबित नहीं करेंगे, उस वक्त तक पंजाब में उनके लिए वो स्पेस नहीं है। अगर वो सिंध में ही कुछ नहीं डिलीवर कर पाए तो फिर पंजाब के लोग अब उन्हें क्यों वोट देंगे? जिस तरह से पीपल्स पार्टी सिंध तो बहुत बड़ी बात है, सिंध तो बहुत बड़ी बात है। लारखाना में देख लें, लारखाना के गटर और सुअर्स, लारखाना का एड्स फिगर्स, लारखाना के डिजीज और जो कुत्ते के काटने के वाकयात, लारखाना ही ठीक हो जाता तो लोग कहते हैं कि इसको नहीं। लेकिन तो हिलाली साहब, इसीलिए तो फिर इसीलिए वो स्क्वीज होके सिंध के सिर्फ 2 इलाकों तक महदूद हो गए हैं ना। अब अगर यही सूरत हाल रहेगी तो वो पंजाब में कैसे दिल जीत सकते हैं? उनको अपनी परफॉर्मेंस करना होगी। लेकिन मैं बिलावल भुट्टो सरकारी को ये जरूर क्रेडिट देता हूँ कि कम से कम वो एक्टिवली अपना रोल प्ले कर जरूर रहे हैं और मीडिया के जरिए ही अपना आवाम से राब्ता रखे हुए हैं। अच्छा जी, इस वक्त ये बताएं कि इनकी शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना की और जो अपोजिशन की आपस की सारी नाराजगियां थी दूर हो गई हैं? याद सादिक साहब की भी मुलाकात हुई है मौलाना से, तो कुछ शिकवे शिकायतें दूर हो गई हैं?
मौलाना को इन दोनों जमातों से यही मौलाना के शिकवा बेटे से हुई है। मौलाना को यही शिकवा है इन दोनों जमातों से कि पिछली दफ़ा इन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब मैंने आपसे बार बार ये पहले भी ये कहा था कि मौलाना पहले से ज़्यादा बाएतमाद है। अब ये सुलह तो हो जाएगी, लेकिन इनका रोल फिर भी उतना ही रहेगा। ये अपने ज़ाती मफाद के लिए मौलाना का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रीट पावर इन दोनों के पास नहीं है। स्ट्रीट पावर सिर्फ मौलाना के पास है। मौलाना के पास वो कमिटेड लोग मौजूद हैं जो सड़कों पे आ सकते हैं। और PMLN के बारे में तो लोग वैसे ही कहते हैं इनके DNA में ही मज़ामत नहीं है। बल्कि अब अभी हम शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे तो मैं सोच रही थी इमरान साहब कि उनको भी शायद ना वो बस वो CM रहने की आदत है। वो अपोजिशन लीडरी को मुझे लगता है इतना एंजॉय नहीं कर रहे, इसीलिए वो वापस भी नहीं अपोजिशन लीडरी को वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अगर वो इंजॉय ना करते तो वो बनते नहीं। अच्छा। और मैं आपसे एक और अर्ज कर दूं, पिछली दफ़ा भी शहबाज शरीफ की पूरी दिल की ख्वाहिश थी कि वो मरकज़ में जाएं, और वो मरकज़ में जाके अपना किरदार अदा करना चाहते थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ये कहा था कि मुझे वापडा का जो है ना मिनिस्ट्री बिजली और पानी की वो दे दी जाए, लेकिन उन्हें मुस्लिम लीग नून की पंजाब में सियासत बचाने के लिए वज़ीर आला बना देगा। राइट, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में कब तक उनकी वापसी है और कौन आता है कौन जाता है। आने वाले वक्त में ज़ाहिर है ये सारे उकदे खुल जाएंगे। आज के प्रोग्राम से यही कुछ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।